Hello and welcome, my dear aspirants. So, today's class is about the PYQ discussion of the APPSC का जो प्रीलिम्स रहा है आपका 2016 का 2016 का जो बेसिकली एग्ज़ाम जो 2 बार हुआ था है ना। सो इसलिए 2016 टू 17 हम मान के चलेंगे, लेकिन 16 में इसका फर्स्ट एग्ज़ाम का अपीयरेंस हुआ था, फिर इश्यू चला है। ठीक है। सो ये आपका पार्ट 2 डिस्कशन है। पार्ट 1 डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग कर चुका है और वो अपलोडेड है। सो पार्ट 2 डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेगा। ठीक है। तो सबसे पार्ट 2 डिस्कशन में हम जो बचा जो 50 क्वेश्चन है उसको हम लोग फिर से डिस्कस कर रहा है। तो उसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द गैस लीक फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री एट भोपाल इन द ईयर 1984। ये जो क्वेश्चन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो आपका जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर आता है, तो उसमें जो 2 दिसंबर 1984 में हुआ था, तो उसमें से जो गैस निकला था वो आपका मीटाइल आइसोसाइनाइड है। इसको याद रखो। ये बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन होता है ये वाला। और ये क्वेश्चन आप अगर देखा है तो 2020 का एज वेल एज 2024 का आपका जो सीसेट का सेट था, ठीक है, सीसेट का सेट में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है, वहाँ में फिर दोबारा पूछा गया है। ठीक है। अगर आप लोग एपीपीएससी का PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आप डिस्कशन देख रहे हैं तो यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन रिपीटेटिव क्वेश्चन। ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52. Ministers from 149 nations adopted to cut greenhouse gas emission by 5.2% on December 11, 1997 and it is called, जहां आपको ग्रीन हाउस गैस एमिशन दिखाई देगा दैट इज योर कोयोटो प्रोटोकॉल। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड देखेगा तो दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन से अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो आपका बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। तो कोयोटो प्रोटोकॉल जो आपका 11 दिसंबर 1997 में रखा गया था, है ना, एक बहुत लीगली बाइंडिंग टारगेट रखा गया था जहां में रिड्यूस कार्बन ग्रीन हाउस गैस एमिशन को करने का मांग रखा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53. लंग्स आर मोर इफेक्टेड बाय, ये जितना भी आपका गैसेस लिखा है सबसे लंग्स इफेक्टेड होता है, लेकिन द मोस्ट इफेक्टेड, ठीक है, वो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड बहुत सा लो कंसंट्रेशन में भी आपको ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन होने का चांसेस करता है। ठीक है। उसके अलावा ये आपको कॉफिंग, ठीक है, कॉफिंग एंड वूजिंग जो होता है ना, वूजिंग जो होने देता है। उसके अलावा आपको एग्रेवेशंस ऑफ अस्थमा ये होने का चांसेस होता है। ठीक है। लो कंसंट्रेशन लेवल में भी सल्फर डाइऑक्साइड का उतना कैपेबिलिटी होता है, कैपेसिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54. HIV डैमेजेस, HIV जो आपका क्या चीज़ को डैमेज करता है। ठीक है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 52 में अगर आप देखिएगा, HIV जो आपका एवरी सेक्शंस जो है उसको इम्पेक्ट करता है। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम को भी, सर्कुलेटरी इम्यून सिस्टम को भी, है ना, सब कुछ को करता है। लेकिन सबसे फर्स्ट जो क्या चीज़ को मतलब डिस्ट्रॉय करता है, सबसे पहले वो इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद धीरे धीरे ऑल बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रक्शन उसका मतलब इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है। इम्यून सिस्टम में सबसे पहले आपका जो इम्यून सेल्स है, बी सेल्स जिसको हम मेमोरी सेल्स भी बोलता है, टी सेल जिसको हम हेल्पर सेल भी बोलते हैं, सबसे पहले ये लोग को डैमेज करता है। दूसरा, HIV स्प्रेड्स थ्रू, HIV जो स्प्रेड बेसिकली आपका डोनेशन ऑफ द ब्लड, हाथ हिलाने से, एम्ब्रेस करने से, एम्ब्रेसिंग करने से, इससे नहीं होता है ब्लड डोनेशन। इसके अलावा थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट जो होता है उससे, है ना। उसके बाद अनस्टेरलाइज जो सिरिंज, इन्फेक्टेड सिरिंज जो आप यूज़ करता है उससे। उसके बाद इन्फेक्टेड मदर, ठीक है, इन्फेक्टेड मदर से बच्चे को, मदर टू चाइल्ड, एक्सक्यूज मी, these are ways of spread of HIV. उसके बाद स्प्रेड ऑफ STDs एंड HIVs आर, ये जो STDs का फुल फॉर्म है इसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलता है। ठीक है। दीज आर योर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होगा। एंड योर एड्स इज ऑल्सो वन ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। देयर आर around 20 sexually transmitted disease. Those diseases are known as silent killers. ठीक है। साइलेंट डिजीज, साइलेंट किलर्स हम बोलता है। सो उसमें आपका ये जो एच और
STDs जो है दे आर वेरी क्लोजली लिंक्ड. ठीक है. 57. द अर्थक्वेक वेव्स आर ऑफ. अर्थक्वेक वेव्स आपका 3 टाइप्स ऑफ वेव्स होता है ना. 3 टाइप्स ऑफ वेव्स में जैसे आपका P वेव्स हो गया, प्राइमरी वेव्स हो गया, उसके बाद आपका S वेव्स हो गया, है ना, सेकेंडरी वेव्स हो गया. ठीक है, ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल, ये ट्रांसवर्स वेव हो गया, और दूसरा है आपका सरफेस वेव. ठीक है, सरफेस वेव्स तो बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है. सरफेस वेव्स में आपका लव वेव्स होता है. ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपका रेलेक वेव्स होता है कि नहीं, ये वाई है. ठीक है, सो दिस आर 3 टाइप्स ऑफ वेव्स. क्वेश्चन 58. द मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज. अर्थ का मीन डेंसिटी है 5.53 क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना. ये आपका अर्थ का मीन डेंसिटी है. 59. As we go down to the earth, the average increase of the temperature is. जैसे हम नीचे जाते हैं, एवरेज टेम्परेचर जो आपका कैसे होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 मीटर्स होता है. ठीक है, यानी कि 1 डिग्री पर 50 मीटर होता है, जिसको हम नॉर्मल लैप्स ऑफ द टेम्परेचर भी कहा जाता है. उसके बाद 60. When the cone of the new moon umbra touches the earth's surface. ठीक है, जैसे ये हो गया आपका सन, ये हो गया आपका मून, और ये हो गया अर्थ. ठीक है, तो इसका जो कौन, ये कौन जब अर्थ को टच करता है तो क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है. ठीक है, तो ऐसा होने से क्या होता है, टोटल सोलर इक्लिप्स होता है. जब मून बीच में होता है हम उसको सोलर इक्लिप्स बोलता है. अगर अर्थ बीच में होगा उसको लूनर इक्लिप्स, है ना. तो इसमें क्वेश्चन क्या होगा, टोटल सोलर इक्लिप्स होता है. उम्ब्रा का मतलब जो है, यहाँ उम्ब्रा जो बोला है, उम्ब्रा ये डार्कर रीजन, ये डार्क रीजन है, डार्क रीजन, उसको हम उम्ब्रा बोलता है, उम्ब्रा. ठीक है, और ये जो इस साइड में जो पार्शियली डार्क रीजन होता है, ये वाला पार्शियली डार्क रीजन, उसको हम प्री उम्ब्रा बोलता है, प्री उम्ब्रा होगा. ठीक है. 23 हाफ डिग्री साउथ लैटिट्यूड इज कॉल्ड अस. सो ये आपका अर्थ है ना. तो यहाँ में जो ये जो रन करता है इक्वेटर टू इक्वेटर, जो इमेजिनरी लाइन रन करता है, उसको हम लैटिट्यूड बोलता है. ठीक है, लैटिट्यूड. और लैटिट्यूड क्या के लिए काम आता है, वो आपको टेम्परेचर वेरिएशन कराने में काम आता है. ठीक है, लैटिट्यूड टेम्परेचर वेरिएशन करने में का. तो यहाँ बोला 23 हाफ डिग्री साउथ लैटिट्यूड. साउथ मीन्स ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया. तो 23 आपका साउथ लैटिट्यूड मतलब 23 डिग्री हाफ जो है वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. ठीक है. उसके बाद 62. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए इक्विनिक्स डे. इक्विनिक्स क्या होता है, इक्विनिक्स जो वो आपका जब आपका लेंथ ऑफ है ना, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट बराबर होता है, डे एंड नाइट इक्वल होता है. ठीक है, होगा. सो ये आपका कब होता है, 21 मार्च को होता है. तो 21 मार्च का जो डेट है उसको हम वर्नल इक्विनिक्स बोलता है, इक्विनिक्स या तो इक्विनॉक्स, है ना. और दूसरा जो ऑटम इक्विनॉक्स वो आपका 23 सितंबर को होता है. ठीक है, ऑटम इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स, इक्विनेक्स, एनी प्रोनाउंसिएशन. ठीक है, ये 2 डेट है, उसको आप याद कर लीजिए. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63. द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ, सॉरी, एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 165 मीटर as we go up higher in. ये जो जिसको हम नॉर्मल लैप्स ऑफ द टेम्परेचर बोलता है ना, नॉर्मल लैप्स ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, तो ये नॉर्मल लैप्स ऑफ टेम्परेचर कहाँ देखने को मिलता है, ये है क्वेश्चन. तो ये आपका ट्रोपोस्फियर लेयर में है. ठीक है, जिसको लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हम मानते हैं. The imaginary line joining the places having the highest temperature during the year is termed as. टेम्परेचर हाईएस्ट होना उसको हम थर्मल इक्वेटर बोलते हैं. ये लोग थर्मोलॉजिस्ट होता है, आपको इसको बाहर करना होता है. ठीक है, आइसोबार तो आपका इक्वल प्रेशर हो गया. ठीक है, सो यहाँ में हाईएस्ट टेम्परेचर इक्वल टेम्परेचर हो गया, लेकिन यहाँ में पूछ रहा है हाईएस्ट टेम्परेचर, तो वो आपका थर्मल इक्वेटर है. ठीक है. 65. एल्विडो ऑफ द अर्थ रेफर्स टू. सी, एल्विडो एक नेचुरल फिनोमिना होता है ना.
सो एल्बिडो ऑफ द अर्थ रेफर्स टू, इसका मतलब क्या है बोल रहा है, ये एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस बाय क्लाउड एंड आइस कवर्ड एरिया, है ना। एल्बिडो जो सोलर एनर्जी आपका ये अर्थ में है ना, यहाँ में सन का सोलर एनर्जी एंटर करता है, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वापस चला जाता है, ठीक है, तो वापस चला जाता है और कुछ यहाँ पे ट्रैप हो जाता है, उसी को हम एल्बिडो ऑफ द अर्थ बोलता है, ठीक है। तो यहाँ में एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस बाय क्लाउड्स एंड आइस कवर एरिया। उसके बाद द अर्थ मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस एंड क्रिएट्स, जब अर्थ जो अपना रोटेशन यानी कि अपना ही एक्सिस में जब अर्थ रोटेट करता है, ठीक है, अपना ही एक्सिस में जब अर्थ जो रोटेट करता है, तो उसको हम उससे क्या क्रिएट होता है, ठीक है। सो रोटेशन ऑफ द अर्थ जो आपका डे एंड नाइट को बनाता है होगा, हम ये गलती पिक्चर बनाए, ये सपोज आपका अर्थ है, ठीक है, तो ये अपना ही एक्सिस में जब वो रोटेट करता है वो डे एंड नाइट फॉर्म करता है। The part of the Earth's crust which goes up due to the compressional forces is, होगा। यहाँ क्वेश्चन पूछा है पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच गोस अप, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट का बारे में बोल रहा है, अपवर्ड, ठीक है। तो अपवर्ड जिसको हम आर्चिंग गोल्स बोलता है, आर्चिंग फॉल्स ऑफ द अर्थ जिसको हम बोलता है, फॉल्स ऑफ द अर्थ, तो उसको हम एंटी साइक्लिन बोलता है, ठीक है। और ये जो बेसिकली यहाँ में मेंशन किया है कंप्रेशनल फोर्स के वजह से, तो कंप्रेशनल फोर्स के वजह से जो अपवर्ड मूवमेंट होता है उसको हम एंटी साइक्लिन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 68 इंडिया इज लोकेटेड इन, इंडिया जो कहाँ लोकेटेड है, तो इंडिया जो बेसिकली आपका मेजोरिटी ऑफ द इंडिया का जो पार्ट है वो आपका ट्रॉपिकल जोन में लोकेटेड है, मेजोरिटी ऑफ द, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिया वो सब आपका ट्रॉपिकल जोन में एनक्लोज है, ठीक है। वेयर डी द आर्यंस फर्स्ट सेटल इन इंडिया, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना। तो आर्यंस जो आपका सबसे पहले लैंड ऑफ द सेवन रिवर सप्त सिंधु जिसको हम बोलते हैं, वैदिक लिटरेचर में सप्त सिंधु बोल के लिखा गया है, ठीक है, वैदिक टेक्स्ट में। तो वैदिक टेक्स्ट में जो सप्त सिंधु है वो आपका पंजाब का रीजन है। उसके बाद 70 टू विच रिपब्लिकन ट्राइब डिड बुद्धा बिलोंग, बुद्धा जो है वो आपका सक्यास है ना, सक्यास क्लान से बिलोंग करता है। उस समय में सक्या क्लान एक बहुत स्मॉल इंडिपेंडेंट रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक किंगडम था जो एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालयास में पाया गया था, ठीक है। और ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट उस समय का रूलर था, मतलब किंगडम था जो कम्प्लीटली एक रिपब्लिकन मीन्स ऐसा रूलिंग जो कॉमन पीपल टुगेदर करता है, ठीक है, मोनार्की नहीं था, कम्प्लीटली रिपब्लिकन जिसको हम ओलिगोसैक भी बोलता है ना, ओलिगोसैक्रेट्स भी बोलता है, ठीक है। तो ये आपका सक्यास जो किंगडम है वहाँ से, सक्यास का बोलने से आपका सट्रिया ट्राइब्स बोलता है ना, सट्रिया क्लैन वो क्लान था। स्पेलिंग थोड़ा सा गलती हो रहा है, देख लीजिए, ओके। हु डिड राइट द अस्त्र शास्त्र, अस्त्र शास्त्र को लिखने वाला उसका नाम तो कौटिल्य है, ठीक है, कौटिल्य उसका ऑथर नेम है। अगर हम उसके बारे में पता करना है तो उसका जो ओरिजिनल नेम था ही वाज नोन एज विष्णुगुप्ता, ठीक है। तो विष्णुगुप्ता का दूसरा नाम चाणक्य भी हम कहा जाता है, चाणक्य, ठीक है। सो चाणक्य का जो बुक है अर्थशास्त्र, दिस बुक वो कौटिल्य का ऑथर का नाम से लिखा गया है। ये एक ऐसा बुक है जो मौर्यन एम्पायर के समय में लिखा गया था। और ये बुक जो बेसिकली उसका जो स्टेटमेंटशिप है ना, उसके बाद पॉलिटिकल सोशियो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन टाइम के बारे में वो लिखा गया है, ठीक है। सो ये जो राइटिंग है अर्थशास्त्र का जो राइटिंग है वो अभी भी इसका जो इम्पैक्ट हम लोग का प्रेजेंट डे एडमिनिस्ट्रेशन में दिखने को मिलता है। एंड देयरफॉर चाणक्य को हम लोग फादर ऑफ एंशियन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, फादर ऑफ एंशियन पॉलिटिकल साइंस भी हम बुलाता है चाणक्य को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 हु वेर हंस, है ना, HUNAS, हंस या तो
ह्यून्स भी बोलता है, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन. सो यू हैव टू रिमेंबर, ये जो पीपल है, ये जो पर्टिकुलर नोमेडिक ट्राइब जो था, ठीक है, दे वर नोमेडिक ट्राइब, दे बिलोंग फ्रॉम द सेंट्रल एशियन ट्राइब्स. ठीक है, वो लोग सेंट्रल एशियन ट्राइब से था. तो यहाँ में जैसे अफ्रीका ये नहीं है, यूरोप भी नहीं है, साउथ अमेरिका है वो भी नहीं है, दे वेर सेंट्रल एशियन नोमेडिक ट्राइब्स. नोमेडिक ट्राइब्स. सो ऑप्शन हो गया नन ऑफ द अबव. ठीक है. वेयर वेर द पालास रूलिंग. पालास वेर नोन एज द स्ट्रॉन्ग रूलर्स ऑफ द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, जिसका रूलिंग फ्रॉम द 8 टू 12 सेंचुरी हम लोग देखने को मिलता है. तो प्रेजेंट डे में वो आपका ईस्टर्न पार्ट जो आपका बंगाल है. ठीक है. क्वेश्चन 74. Which one of the following buildings at फतेहपुर सिकरी is called अकबर्स ड्रीम. सो अकबर्स ड्रीम जो बेसिकली पूरा फतेहपुर सिकरी का जितना भी जो टाउन है, जितना भी बिल्डिंग्स है, वो इट्सेल्फ अकबर का ड्रीम था. पर्टिकुलरली जैसे ताजमहल, बुलंद दरवाज़ा, इबादत खाम, वो उसका ड्रीम नहीं था, बल्कि उसका ड्रीम जो पूरा फतेहपुर सिकरी का अंदर में जितना कंस्ट्रक्शन है वही उसका ड्रीम था. ठीक है. तो यहाँ में पूरा नाम दे के रखा है, वो नहीं है. सो नन ऑफ द अबव. ठीक है. सो ये एक मेटामॉर्फिकल सेंस में बताया गया है. तो ड्रीम, अकबर का जो ड्रीम होता है वो फतेहपुर सिकरी को ही हम बोलता है, उसका पर्टिकुलर कोई बिल्डिंग उसको मतलब सिंबलाइज नहीं करता है. ठीक है. 75. इन विच सेंचुरी वॉज द रिलीजन दीन ए इलाही फाउंडेड. दीन है इलाही ये एक ऐसा रिलीजन है जिसको 1582 है ना, 1582 का मतलब समय में आपका जो फॉर्म किया था आपका अकबर, जिसको हम रिलीजन ऑफ गॉड मानता है. ठीक है, रिलीजन ऑफ गॉड. और ये जो ऐसा मतलब रिलीजन था जो बेसिकली टू फोस्टर यूनिटी के लिए बनाया गया था. ठीक है. तो हिसाब से 16th सेंचुरी में ये आया है. 76. अंडर हुज लीडरशिप नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड. ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आप लोग ज़्यादातर इसको फेमिलियर भी है ना. नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो आपका महात्मा गांधी के अंदर में आया है. ठीक है. सो ये कॉरपोरेशन क्यों स्टार्ट हुआ अगर याद करने से, 1 अगस्त 1920 को ये कॉरपोरेशन को स्टार्ट किया था इन रेस्पॉन्स टू ब्रिटिश इनजस्टिस. ठीक है. इन रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश इनजस्टिस. ब्रिटिश इनजस्टिस कैसे, सबसे पहले आपका रॉलेट एक्ट आया था, है ना. ऐसा एक जहाँ में आप किसी को भी इम्प्रिजन कर सकता है. इसका थोड़ा सा मतलब बचा कुचा इसका जो सैंपल है, जैसे आपका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में आपको देख सकता है ना, जहाँ में आप किसी को भी 2 साल तक करीब आप जेल रख सकता है विदाउट एनी FIR चार्जेस. सो ये राउल्ट एक्ट आया है. सो राउल्ट एक्ट के वजह से जो मास गैदरिंग हुआ था आपका जालियन वाला बाग में. ठीक है. जालियन वाला बाग में आपका जो मास गैदर हुआ है, जिसका वजह से उसका जो मैसिकेयर हुआ था वहाँ पे, है ना. तो इसका अगेंस्ट, ये दोनों का अगेंस्ट में उसका रेस्पॉन्स में 1 अगस्त 1920 को आपका नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया है. ऐसा कॉरपोरेशन मूवमेंट जहाँ में स्वदेशी का कंसेप्ट, ठीक है, स्वदेशी का कंसेप्ट को पहली बार डाला गया था. ठीक है, होगा. नेक्स्ट 77. आर्टिकल 77. आर्टिकल 121A एंड RTI एक्ट ऑफ 2019 केम इनटू इफेक्ट ऑन. ये कब इफेक्ट में आया है, तो ये जो सबसे पहले आपका फर्स्ट, ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन से 1 अप्रैल 2010 में आया है. ठीक है. जिसमें एक मैंडेटरी एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द एज फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स के लिए एजुकेशन कंपलसरी करने का रखा गया है. ठीक है, कंपलसरी एजुकेशन होगा. सो ये जो क्वेश्चन है कंपलसरी एजुकेशन, ये कम्प्लीटली फैक्चुअल है. फैक्चुअल में आपको कंप्लीट उसका डेट को आपको पढ़ना होगा, याद करना होगा. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन 78. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया वाज सेट अप इन. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपका जो मतलब इंट्रीम गवर्नमेंट फॉर्म होने से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फ्रेम हुआ था इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, वो कब हुआ था, ये भी कम्प्लीटली फैक्चुअल है ना. ये आपका इंडिपेंडेंस से पहले
1945 में हुआ है। उसके बाद इसका फर्स्ट मीटिंग को 1946 में दिल्ली में रखा गया था, है ना। उसके बाद 1949 में इसका अप्रूव किया गया था, है ना, अप्रूव किया है, और केम इनटू फोर्स इन 1950। ये याद रखो, सबसे पहले फ्रेम करने के लिए उसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फ्रेम करने के लिए बनाया जाता है 1945 को स्टार्ट किया है। पहला मीटिंग 1946 को, 49 में वो अप्रूव होके बना है, लेकिन केम इनटू फोर्स इन 1950। 79, फेडरल सिस्टम adopted अंडर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया इज चीपली बेस्ड ऑन द फेडरल सिस्टम ऑफ, यानी कि ये जो फेडरल सिस्टम का कंसेप्ट है, जहाँ में पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के बीच में, ये कंसेप्ट हम कहाँ से लिया है, हम इसको कनाडा से लेता है, ठीक है। उसके बाद 80, द मेन पर्पस फॉर द ग्रांट ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू इंडियन सिटीजन इज, बेसिक पर्पस फंडामेंटल राइट इंडिया सिटीजन को देने का कंसेप्ट क्या है, तो वो बेसिकली है प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए हम दिया है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है, इसको एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस लाइक कौन सा पार्ट है उसको पूछा जाता है। तो रिमेंबर, फंडामेंटल राइट्स आर एंश्राइन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लीगली एनफोर्सेबल भी है, मतलब आप इसको कोर्ट में ले जाके चैलेंज भी कर सकते हैं, लीगली एनफोर्स होता है अपना राइट के लिए। साथ ही साथ इसको हम यूएस से लिया है ये कंसेप्ट को, ठीक है, ये याद करो। उसके बाद आपका 81, fundamental rights contained in Indian constitution has been classified into, so fundamental right at the time of the formation 7 ग्रुप में था, ठीक है, 7 कैटेगरीज था होगा। उसमें से जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको रिमूव किया गया था, है ना। राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करके अभी वो फंडामेंटल नहीं, वो एक लीगल राइट है, ठीक है। सो अभी हम लोग का पास में 6 कैटेगरीज ऑफ राइट्स है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डायरेक्ट इनडायरेक्टली इलेक्टेड थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम। ये आपका आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है, इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में, ठीक है। यहाँ में आपका प्रेसिडेंट जो होता है वो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट उसको लेता है। उसके बाद इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, वो सब मिलके उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट करता है, उसको हम इलेक्टोरल कॉलेज इनडायरेक्ट सिस्टम बोलता है, ठीक है। 83, गवर्नर ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑन हिज ओन विल, है ना, वो अपना ही विल के हिसाब से वो अपना पावर को एक्सरसाइज करता है, ठीक है, एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर पे नहीं। गवर्नर का पावर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रेसिडेंट पावर लाइक, है ना, वो अपना विल में कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेट अप बाय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हम लोग का इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल दिया है आपका 124, ठीक है। उसके तहत आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो 28 जनवरी, है ना, 1950 में उसका इनाग्रेट करके इस्टेब्लिश किया है, ठीक है। लेकिन एडॉप्ट बोलने से ध्यान दो, 26 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया था अंडर आर्टिकल 124, और वो इनाग्रेट करके फंक्शनिंग हुआ है 28 से, ठीक है, ये दोनों डेट को ध्यान दीजिए। उसके बाद 85, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन was set up by, यूनियन पब्लिक कमीशन दे बिलोंग टू द पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसमें अंदर आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323 में आपका यूनियन पब्लिक सर्विस का बारे में इंस्ट्राइन किया जाता है। यू हैव टू रिमेंबर, यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसको सेटअप करने वाला द कॉन्स्टिट्यूशन है। 86, members of the union public service commissions they are nominated by president, ठीक है, अंदर आर्टिकल 316 होगा। हाउ मेनी रीजनल लैंग्वेज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिंस ये क्वेश्चन जो 2016 का था, सो उस समय में, ठीक है, 8th शेड्यूल के अंदर में, 8th शेड्यूल के अंदर में जो लैंग्वेज था वो आपका 18 लैंग्वेज था, 8th शेड्यूल 2016 में। लेकिन अभी 2025 है, तो 8th शेड्यूल के अंदर में 22 लैंग्वेज को हम रिकॉग्नाइज करते हैं,
ठीक है, याद रखिए। 88, व्हाट इज नॉट द इफेक्ट ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम में कौन सा नहीं आता है? तो अगर आप देखिएगा ये वाला सिकनेस ऑफ द इंडस्ट्री, सिकनेस ऑफ द इंडस्ट्री जो वो क्या है, वो बेसिकली आपका इंडस्ट्रियल डिक्लाइन को हम बोलता है। इंडस्ट्रियल डिक्लाइन को बहुत सा फैक्टर से हो सकता है, फ्यू फैक्टर्स लाइक पुअर मैनेजमेंट के वजह से, पुअर मैनेजमेंट के वजह से, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करने की वजह से, ठीक है, या तो आपका मार्केट शिफ्ट के वजह से, ये सब के वजह से जो पुअर मैनेजमेंट, ओवरऑल जो पुअर इनकम होता है उसको हम सिकनेस ऑफ द इंडस्ट्री बोलता है। और वो बेसिकली इनइक्वालिटीज ऑफ द इनकम को इफेक्ट नहीं करता है, तो वो ये है। क्वेश्चन 89, what measure was suggested by Karl Marx for the reduction of inequalities of the income? So inequalities of the income according to Karl Marx जो दिया है, जो कम्युनिस्ट सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है ना, वो है आपका इनकम अकॉर्डिंग टू द नीड्स। ठीक है। प्लेइंग कार्ड्स आर थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन, प्लेइंग कार्ड्स जो कार्ड्स होता है, डाइस होता है, सॉरी कार्ड्स होता है, वो आपका चाइना में ड्यूरिंग द टैंग डायनेस्टी। ठीक है, टैंग डायनेस्टी के समय में आपका चाइना में इसका इवोल्यूशन ओरिजिनेटेड हुआ है माना जाता है, अराउंड 9th सेंचुरी। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, नेशनल स्पोर्ट्स डे हम 29 अगस्त को मनाया जाता है इन मेमोरी ऑफ एंड इन ऑनर ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियन हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद। ठीक है, जिसको हम जादूगर ऑफ द हॉकी भी माना जाता है। सो उसका बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करते हुए उसका कंट्रीब्यूशन को 29 अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व करते हैं। 92, हु इज वोटेड एज द बेस्ट टेस्ट प्लेयर ऑफ 21st सेंचुरी। सो ये 2016 का 21st सेंचुरी में जो बेस्ट प्लेयर था वो आपका सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। ये फैक्चुअल चीज़ है, याद रखिए। ठीक है, तो अभी जैसे 2025 में जब आप देने जाएगा तो उसका जो बेस्ट प्लेयर को आप मार्क करके रखिए। ठीक है, स्पोर्ट्स का कैटेगरी में। 93, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन सेटलर टू विन सिल्वर मेडल इन द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो पहला सिल्वर मेडल मिला है वो है आपका पीवी सिंधु। ठीक है, कंप्लीटली फैक्चुअल क्वेश्चंस। 94, which one of the following teams won ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015? ठीक है, 2015 में जो जीता है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये उस समय में ये ऑस्ट्रेलिया का 5th वर्ल्ड कप टाइटल था। ठीक है, और उसमें वो डिफीट किया था आपका न्यूजीलैंड को, डिफीटेड न्यूजीलैंड होगा। Question number 95. Union Minister of Environment announced on March 19, 2015 for launching. So 2015 का ये क्वेश्चन है तो डेफिनेटली वहाँ का करंट अफेयर से ही रिलेटेड होगा। सो वो जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को लॉन्च करने का मतलब प्रोग्राम रखा गया था। ठीक है, ताकि एनवायरनमेंट को वो मेज़र कर सके, प्रोटेक्शन लाने के लिए, एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन के लिए, पोल्यूशन का अगेंस्ट। 96, Love Kumar Khachar, who passed away in the March 2015, was a renowned ornithologist. ये जो लव कुमार कचार है, ही इज ए वेल नोन ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब जो बर्ड के बारे में स्टडी करता है उसको हम ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है। 97, व्हेन वाज आरटीआई एक्ट एनेक्टेड इन इंडिया? ठीक है, आरटीआई एक्ट आपका 15 जून 2005 में इसको डाला गया था, होगा। उसके बाद केम इनटू फोर्स, रिमेंबर केम इनटू फोर्स, ये याद रखो, केम इनटू फोर्स। शुरू तो किया है लेकिन फोर्स में कब आया है? 120 डेज आफ्टर, 120 डेज के बाद, यानी कि 12 अक्टूबर 2005 को। एलेक्ट किया है 15 जून को और केम इनटू फोर्स 12 अक्टूबर 2005 को। यहाँ एनेक्ट पूछा है तो ये 15 जून, केम इनटू फोर्स
12 अक्टूबर, ठीक है। Which state of India has made rain वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी फॉर द ऑल हाउसेस? ये उस समय का क्वेश्चन है। तो जो फर्स्ट स्टेट रेन वाटर हार्वेस्टिंग को जो इम्प्लीमेंट किया है वो आपका तमिलनाडु है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स प्रैक्टिसेस पास्टोरियल नोमैडिज्म? पास्टोरियल नोमैडिज्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका मसाया ट्राइब्स का ईस्ट अफ्रीका का, ठीक है। ईस्ट अफ्रीका का जो मसाया ट्राइब्स है they are known for their pastoral nomadisms. So last question है, जनरली अरुणाचल प्रदेश गेट्स, अरुणाचल प्रदेश में कन्वेंशनल रेनफॉल के साथ साथ ओरोग्राफिक रेनफॉल, एक कैरेक्टरिस्टिक रेनफॉल बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल लोकेशन, ये रेनफॉल अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है ना। ये जो माउंटेन रेंजेस है उसके वजह से एयर जो यहाँ लग के ऊपर जाता है उस समय में बारिश देता है ओरोग्राफिक, ओके। सो आज का PYQs का क्वेश्चन 2016 का इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया है। अगर कुछ भी क्वेरीज है गिवन नंबर तो है, आप लोग वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट।